रोलेक्स, ये नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? जाहिर है, आधुनिक विलासिता, बेहिसाब कामयाबी और लग्जरी का अंतिम प्रतीक। लेकिन क्या ये हमेशा से सफलता का ही पर्याय था? बिल्कुल नहीं। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी अविश्वसनीय कहानी की गहराई में जाने वाले हैं जो दिखाती है कि कैसे एक अत्यधिक अप्रत्याशित शुरुआत से दुनिया का सबसे बड़ा वॉच मेकिंग साम्राज्य खड़ा हुआ। ये कहानी केवल समय देखने वाली मशीनों की नहीं है, बल्कि यह कहानी है दृढ़ संकल्प की और व्यावहारिक समस्याओं को लगातार हल करने के एक अजीब से जुनून की। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर चलते हैं। सच कहूं तो इतने बड़े लग्जरी ब्रांड की शुरुआत किसी आलीशान महल से नहीं, बल्कि एक बहुत ही गहरे दुख से हुई थी। बात 1893 की है। जर्मनी में एक 12 साल के लड़के हंस विल्सडॉर्फ ने अपने माता पिता को खो दिया। वो पूरी तरह अनाथ हो गया था। रिश्तेदारों ने परिवार का व्यवसाय बेच दिया और उसे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। वहीं उसकी मुलाकात स्विट्जरलैंड के एक दोस्त से हुई। उस दोस्त ने ही हंस को स्विस वॉचमेकिंग उद्योग की शानदार दुनिया से रूबरू कराया। और बस उसी एक पल ने उनके भीतर एक आग जगा दी। साल 1900 में महज 19 साल की उम्र में हंस स्विट्जरलैंड चले गए। वहां उन्होंने कुना कॉटन नाम की कंपनी में काम शुरू किया, जहां उनका रोज का काम सैकड़ों घड़ियों की सटीकता जांचना था। यहीं से एकदम सटीक और बेहतरीन घड़ी बनाने का बीज उनके मन में बोया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अनाथ से उद्यमी तक का ये सफर कैसे शुरू हुआ। अब जिंदगी कभी भी एकदम सीधी नहीं चलती है ना। रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट आ गई। 3300 ये नंबर एक बहुत ही विनाशकारी झटके को दर्शाता है। 1903 में जब हंस लंदन में बसने जा रहे थे, तब उनके माता पिता से विरासत में मिले 3300 जर्मन गोल्ड मार्क्स रास्ते में ही चोरी हो गए। सब कुछ लुट चुका था। जीवित रहने के लिए उन्हें लंदन की ही एक वॉचमेकिंग कंपनी के सेल्स और मार्केटिंग विभाग में नौकरी करनी पड़ी। लेकिन कमाल की बात देखिए, इस झटके ने उन्हें रोका नहीं, बल्कि अगले 2 सालों में उन्होंने निर्माण, बिक्री और सबसे महत्वपूर्ण उपभोक्ता व्यवहार के बारे में वो सब कुछ सीख लिया जो आगे काम आने वाला था। यहीं पर हंस की नज़र एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसे बाकी सब अनदेखा कर रहे थे। उन्होंने देखा कि निर्माता और उपभोक्ता बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में सोच रहे हैं। वॉचमेकिंग कंपनियां अपनी घड़ियों को बस फैंसी और सजावटी बनाने में लगी हुई थीं, जबकि असल में लोगों को ऐसी घड़ियां चाहिए थीं जो एकदम सरल हों, बिल्कुल सटीक समय दें और लंबे समय तक चलें। इसी बहुत बड़े अंतर ने 24 वर्षीय हंस को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने की प्रेरणा दी। शुरुआती दौर में पूंजी की कमी थी, तो 1905 में हंस ने अपने बहनोई के साथ मिलकर विल्सडॉर्फ एंड डेविस फर्म बनाई। उन्होंने लगातार यात्रा करने वालों की परेशानी को समझा और पोर्टफोलियो पॉकेट वॉच लॉन्च की। इसका प्रीमियम लेदर पाउच सुपर हिट रहा, लेकिन हंस की नज़र तो भविष्य पर थी। उन्हें पता था कि कलाई घड़ियां ही भविष्य हैं। उस दौर में कलाई घड़ियों को केवल महिलाओं का आभूषण माना जाता था। इस धारणा को तोड़ने के लिए 1906 में उन्होंने सोने और चांदी की पट्टियों वाली ब्रेसलेट वॉच पेश की, जो ब्रिटेन में छा गई। और सबसे जरूरी बात, वो एक ऐसा नाम चाहते थे जो हर भाषा में आसानी से बोला जा सके और डायल पर एकदम परफेक्ट दिखे। सैकड़ों संयोजनों को खारिज करने के बाद आखिरकार 1908 में रोलेक्स नाम का जन्म हुआ। हमारा अगला पड़ाव है कलाई घड़ी की क्रांति। देखें, क्योंकि कलाई घड़ियों के पुर्जे बहुत छोटे होते थे, इसलिए सटीकता हमेशा एक बहुत बड़ी समस्या रहती थी। लेकिन हंस हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने हॉरोलॉजी का बहुत गहराई से अध्ययन किया। इसका नतीजा था उनका पहला कस्टम मूवमेंट 15 लाइन कैलिबर 200। जब इसे स्विट्जरलैंड के आधिकारिक संस्थान में टेस्ट के लिए भेजा गया, तो इसे दुनिया का पहला कलाई घड़ी क्रोनोमीटर प्रमाण पत्र मिला। ये वाकई एक बहुत बड़ी बात थी। हंस ने यह साबित कर दिया था कि एक छोटी सी कलाई घड़ी भी 100% सटीक हो सकती है। व्यापार तेजी से दौड़ रहा था। 60 लोगों की एक शानदार टीम बन चुकी थी। लेकिन तभी प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। ये जो 33% का आंकड़ा है, ये उसी भारी संकट की निशानी है। ब्रिटिश सरकार ने घड़ियों पर 33% का भारी भरकम निर्यात शुल्क लगा दिया। रातों रात रोलेक्स की कीमतें आसमान छूने लगी और बिक्री धड़ाम से गिर गई। इस गहरे संकट से कंपनी को उबारने के लिए हंस को अपना पूरा का पूरा व्यवसाय स्विट्जरलैंड ले जाना पड़ा, और वहीं इसका नाम आधिकारिक तौर पर रोलेक्स वॉच कंपनी लिमिटेड रखा गया। युद्ध के दौरान लग्जरी मार्केट तो मानो पूरी तरह से ढह चुका था, लेकिन हंस ने इस आपदा में भी एक अवसर खोज निकाला।
युद्ध के मैदान में सैनिकों के लिए राइफल नीचे करके अपने कोट से पॉकेट वॉच निकालना बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं था। उन्हें कलाई घड़ियों की सख्त जरूरत थी। सैनिकों की इसी भारी समस्या को सुलझाने के लिए रोलेक्स ने बनाई ट्रेंच वॉच। इसमें न टूटने वाला कांच था, बेहद मजबूत बौनी थी और अंधेरे में चमकने वाली रेडियम की सुई थी। इस घड़ी ने युद्ध के दौरान रोलेक्स को न केवल बचाए रखा, बल्कि जब युद्ध के हीरो इन घड़ियों को पहनकर वापस अपने घर लौटे तो आम जनता ने भी कलाई घड़ियों को पूरी तरह से अपना लिया। गेम पूरी तरह से बदल चुका था। अब आते हैं भाग 3 पर, पानी और धूल पर विजय। युद्ध के बाद की कलाई घड़ियों में एक नई समस्या थी। उस समय की घड़ियां स्नैप ऑन तंत्र पर बनती थी, यानी बिल्कुल एक टिफिन बॉक्स की तरह बंद होती थी। इसके कारण छोटे छोटे गैप रह जाते थे, जिससे धूल और पानी आसानी से अंदर चला जाता था। हंस ने इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को जड़ से बदल कर रख दिया। उन्होंने दुनिया का पहला स्क्रू ऑन तंत्र तैयार किया, जिसने घड़ी के अंदर के नाजुक पुर्जों को पूरी तरह से कस के सील कर दिया। इन 3 चरणों ने इतिहास रच दिया। ध्यान से समझिए। पहले पुर्जों को खांचों से कसकर जोड़ा गया, फिर रबर रिंग्स की मदद से बची हुई जगह को पूरी तरह सील किया गया, और अंत में वाइंडिंग क्राउन को बिल्कुल एक पनडुब्बी के हैच की तरह डिजाइन किया गया, एक सीप यानी एक ऑयस्टर की तरह। ये घड़ी पानी के नीचे लंबे समय तक एकदम सुरक्षित रह सकती थी। और बस इसी क्रांतिकारी तकनीक से 1926 में जन्म हुआ दुनिया की पहली पूरी तरह से वाटरप्रूफ घड़ी का, रोलेक्स ऑयस्टर। अब इतने शानदार प्रोडक्ट को एक शानदार पीआर की भी जरूरत थी। 1927 में मर्सिडीज ग्लिट्ज ने इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने का प्रयास किया। हंस ने उन्हें रोलेक्स का पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया और उनके गले में रोलेक्स ऑयस्टर बांध दी। 10 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मर्सिडीज बुरी तरह थक गईं और उन्हें पानी से बाहर निकालना पड़ा। लेकिन जब घड़ी की जांच की गई तो वो बिल्कुल सही काम कर रही थी। इस पीआर स्टंट ने तो जैसे तहलका ही मचा दिया। इसके बाद दुकानों के बाहर असली मछलियों के टैंक में रोलेक्स ऑयस्टर को डालकर प्रदर्शित किया जाने लगा, जिसका प्रमोशन ब्रिटिश स्टार एवेलिन ली ने किया। मार्केटिंग का ऐसा अद्भुत नमूना शायद ही पहले किसी ने देखा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, भाग 4 की तरफ, निरंतर गति की सफलता। अब तकनीकी रूप से तो घड़ी वाटरप्रूफ बन गई थी, लेकिन एक बहुत बड़ी मानवीय खामी अभी भी बाकी थी। उस समय घड़ियां यांत्रिक होती थीं, जिन्हें हर 2 दिन में खिलौने की तरह हाथ से वाइंड करना यानी चाबी भरना पड़ता था। अगर कोई वाइंड करने के बाद क्राउन को ठीक से बंद करना भूल जाए तो पानी आसानी से अंदर घुस जाता था। ये एक बड़ी समस्या थी जिसे दूर करना बेहद जरूरी था। सालों की कड़ी मेहनत के बाद हंस ने इस समस्या का एक जीनियस समाधान निकाला, परपेचुअल रोटर। ये घड़ी के अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म था जो हाथ हिलने पर पूरा 360 डिग्री घूमता था और खुद ब खुद मेन स्प्रिंग को कसता था। इसका सीधा सा मतलब था कि अब घड़ी को वाइंड करने के लिए क्राउन खोलने की जरूरत ही खत्म हो गई। बस कलाई पर बंधे रहने से ये खुद चार्ज होती रहती थी। यहीं से दुनिया की पहली सफल ऑटोमेटिक वाइंडिंग मैकेनिज्म वाली घड़ी रोलेक्स ऑयस्टर परपेचुअल का जन्म हुआ। सफलता की इस तेज उड़ान के बीच 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आ गया। ग्लोबल सप्लाई चेन पूरी तरह चरमरा गई और बिक्री एक बार फिर से धड़ाम हो गई। और इसी दौरान एक बहुत ही गहरा व्यक्तिगत दुख भी आया। 1944 में हंस ने अपनी पत्नी को खो दिया। जीवन के ये 6 साल उनके लिए सबसे विनाशकारी थे। लेकिन बचपन से ही संघर्षों का सामना करते करते उनके अंदर एक ऐसा फाइटर माइंडसेट बन चुका था जो टूटने वाला नहीं था। उन्होंने हार मानने के बजाय अपना पूरा ध्यान और ऊर्जा दुनिया की सबसे बेहतरीन घड़ियां बनाने में लगा दी। अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, चरम सीमाओं पर महारत। 1945 में रोलेक्स ने डेट जस्ट लॉन्च की। ये दुनिया की पहली ऑटोमेटिक घड़ी थी जिसमें तारीख भी दिखती थी। लेकिन कुछ लोगों ने शिकायत की कि तारीख का डिस्प्ले थोड़ा छोटा है। फिर एक दिन क्या हुआ, संयोग से हंस की घड़ी के शीशे पर पानी की एक बूंद गिर गई। उस बूंद ने तारीख को बड़ा कर दिया। बस इसी से प्रेरणा लेकर उन्होंने डायल पर 2.5x का मैग्नीफाइंग ग्लास जोड़ दिया। ये एक छोटा सा पल था जिसने एक बहुत बड़ी समस्या को बेहद खूबसूरती से सुलझा दिया। इसके बाद तो जैसे इस ब्रांड ने पूरी तरह से अजेय होने की ठान ली। 1953 में पर्वतारोहियों के लिए विशेष रूप से मजबूत एक्सप्लोरर आई। 1955 में अलग अलग टाइम जोन में उड़ने वाले पायलटों के लिए रोटेटिंग बेजल वाली GMT मास्टर आई। और फिर 1960 में डीप सी स्पेशल बनाई गई।
इसे महासागर के सबसे गहरे बिंदु यानी 11,000 मीटर नीचे ले जाया गया और वहां भारी दबाव में भी ये बिल्कुल सटीक काम करती रही। माउंट एवरेस्ट की चोटी से लेकर महासागर की गहराइयों तक रोलेक्स हर चुनौती पर खरी उतरी। 1960 में 79 वर्ष की आयु में हंस विल्सडॉर्फ का निधन हो गया, लेकिन वे अपने पीछे एक ऐसी अमर विरासत छोड़ गए जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। रोलेक्स केवल एक दिखावे की वस्तु नहीं है। ये सोचने वाली बात है कि खाइयों में लड़ने वाले सैनिकों और गहरे समंदर के गोताखोरों की मदद के लिए जो एक टूल बनाया गया था, वो आज विलासिता और सफलता का अंतिम प्रतीक कैसे बन गया। हंस विल्सडॉर्फ का व्यवहारिक समस्याओं को हल करने का जुनून एक बेजोड़ साम्राज्य में बदल गया। ये कहानी हमें यही सोचने पर मजबूर करती है कि क्या दुनिया का कोई और ब्रांड विशुद्ध उपयोगिता से लेकर परम विलासिता तक का ऐसा अकल्पनीय सफर तय कर पाया है। बिल्कुल लाजवाब।